नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। जिस तरीके से ट्रस्ट में घोटाला हुआ है और जिस तरीके से सामने ये पर्दा खुला है और सभी लोग उत्तर प्रदेश के लोग जाने हैं, उसी तरीके से बनारस के जनता यानी आम लोग भी कह सकते हैं या कांग्रेस के जो नेता भी कह सकते हैं या समाज सेवी कर सकते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या वाकई किस तरीके से इस तरीके का ट्रस्ट में घोटाला हुआ है। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? वैभव त्रिपाठी। वैभव जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस ट्रस्ट में जो घोटाला हुआ? देखिए, राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना निर्माण के लिए, वो केंद्रीय सरकार की निगरानी में बना है और सभी उसमें संघ के उच्च पदाधिकारी लोग हैं। तो सीधा सीधा ये मेरा आरोप है कि ये संघ की और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की मिली भगत से ये सब हो रहा है। जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट बाहर निकले हैं, उससे ये पता चलता है कि कुछ ही मिनटों में 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ की हो जाती है। और आज न्यूज़ में मैं देख रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं पोस्चरिंग की, वो बेहद निंदनीय है। ये पोस्चरिंग ही है कि वो बता रहे हैं कि नहीं हमने पहले लिया था, फिर ऐसे किया। ये सब बेकार की बातें हैं और दबाने का एक तरीका है। मुझे तो ये कहना है कि राम मंदिर के नाम पे जो लोग चंदा, उसी राम मंदिर आंदोलन के से जुड़े लोगों ने पहले कहा था कि 1400 करोड़ जो चंदा इकट्ठा किया गया था, वो 1400 करोड़ गया कहाँ? उसका जवाब ना संघ के लोग दे रहे हैं, ना बीएचपी के लोग दे रहे हैं, ना सब उनसे जुड़े राजनीतिक दल भाजपा के लोग दे रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ राम मंदिर में घोटाला हुआ है, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी लोगों को विस्थापित करने में इसी प्रकार की घोटालेबाजी की गई होगी। तो मैं तो ये मांग करता हूँ केंद्रीय सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि उच्च स्तरीय जांच काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी कराई जाए और राम मंदिर की जांच तो कराई ही जाए। मेरा ये मानना है कि ये लोग सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की तो कोई इनके अंदर समझ है नहीं तो सनातन का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमारे सनातन में वसुधैव कुटुंबकम का मतलब उसमें किसी अन्य धर्म वाली बात ही नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि पूरी धरा हमारा परिवार है और धरा के हर व्यक्ति के लिए समान कानून होना चाहिए। हम सबको एक मानते हैं। लेकिन ये लोग अपने देश में ही, भारत में ही हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करके लोगों को भड़काते हैं और राजनीतिक लाभ लेते हैं। और ये राजनीतिक लाभ का ही मामला है कि राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया गया और राम जन्मभूमि से जो भी चंदा उगाही हुआ, उससे इन्होंने चुनावी माहौल खड़ा किया और आज सत्ता में हैं। और सत्ता में होते हुए राम मंदिर का ये घोटाला सामने आया है और मैं चाहूँगा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। चुनाव का धीरे से समझ लीजिए कि बिगुल बज ही चुका है, सभी जनसंपर्क साध रहे हैं सारे नेता। 2022 में क्या स्थिति रहेगी भाजपा की? देखिए, 2022 तो भाजपा के लिए बहुत निराशाजनक होने वाला है, क्योंकि जो कोरोना में इनके नेताओं ने किया है, कालाबाजारी इनके लोगों ने किया है, वैक्सीन की मारामारी हुई, बेड नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिला। मैं बता दूं कि देश भर में जितने निर्माणाधीन एम्स हैं वो सब रुक गए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल विस्टा के लिए उसके पास फंड है, एम्स के लिए फंड नहीं है। तो ये चीज़ें जगजाहिर हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, दोनों एक ही दल की सरकार है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हमारी सरकार नहीं थी। इस वजह से 2022 में जनता ये समझ चुकी है कि ये सिर्फ बोल बच्चन करते हैं। इनको ना जनता से मतलब है, ना गरीब से मतलब है। 22 और 24 दोनों इनके लिए हताशाजनक निर्णय आएगा। पेट्रोल और डीजल की प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जनता त्रस्त है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, मैं तो ये बात कहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल 2022 की ही बात, 2014 की बात करें, 2014 जिस दिन मोदी जी ने शपथ लिया था, उस दिन $122 कच्चा तेल था प्रति बैरल और बनारस में 69 रुपये 77 पैसे पेट्रोल था। आज क्या मारामारी है, क्या लूट मचा रखी है इनके प्राइवेट पार्टनर्स ने कि आज $40-50 पे आ गया है कच्चा तेल। फिर भी, बल्कि बीच में तो $30 कच्चा तेल था, उसके बावजूद हम यहाँ 96 रुपये 98 रुपये 100 रुपये तक पेट्रोल ख़रीद रहे हैं। ये केंद्रीय सरकार की प्राइवेट पार्टनर के साथ मिली भगत है
और ना कंट्रोल करने की इनकी हिटलरशाही है कि हम इस पर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। खूब कर सकते हैं। पेट्रोल जब मार्केट के हवाले किया गया था तो उसके लिए एक कमेटी बनी थी जिसका काम था कि जब कच्चा तेल का दाम नीचे गिरेगा तो पेट्रोल और डीजल का दाम कम होना चाहिए। लेकिन इन लोगों का उस पर कोई फोकस नहीं है, क्योंकि इनसे जनता से मतलब नहीं है। इनको तो सिर्फ इतने से मतलब है कि प्राइवेट पार्टनर कमाएगा, हमको चुनावी चंदा देगा और हम पैसे से, धन से, बाहुबल से चुनाव मैनेज करेंगे। कोरोना काल चल रहा था, पिछले अप्रैल में बहुत सारे ऑक्सीजन की कमी थी, ऐसा क्या? यही बात है कि ऑक्सीजन का भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक और एक्सपोर्टर है। बावजूद इसके हंसी आती है कि भारत में ऑक्सीजन की कमी से गरीबों की जान गई। कोई बड़ा आदमी मरा हो तो बताइए, गरीब आदमी ही क्यों मर रहा है? क्योंकि इस सरकार के फोकस में गरीब आदमी है ही नहीं। इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये करते क्या हैं कि सबका साथ और सबका विनाश, कुछ चंद लोगों का विकास। तो गरीब के लिए ये हमेशा से दोयम दर्जे का रवैया अपनाते हैं। और गरीबों के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोरोना में लॉकडाउन चला, पिछले साल भी चला, इस साल भी, तो सबके रोज़गार ख़त्म हो गए, लोगों की आमदनी ख़त्म हो गई, खर्चा वह जैस का तस। जिसमें सरकार को एक कदम उठाना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस सरकार होती तो 100% ये कदम उठाती, क्योंकि हमारी पूर्ववर्ती सरकारें गरीबों को केंद्र में रख के काम करती हैं। इनको सबसे पहला बिजली का बिल माफ़ हो जाना चाहिए, जबकि इन्होंने कोरोना काल में बिजली का बिल बहुत बेहिसाब बढ़ाया है, ये बहुत निंदनीय है। और दूसरा, आपको स्वास्थ्य सुविधा बढ़ानी चाहिए, शिक्षा के लिए पूरी फीस माफ़ कर देनी चाहिए। अब एक गरीब आदमी की आप समस्या समझिए कि वो एक तो रोज़गार चला गया, आमदनी ख़त्म हो गई, खर्चा वो चला नहीं पा रहा घर का। अब अगर एक आदमी रोने लगा, कहा कि अगर बच्चे की फ़ीस नहीं जमा करते हैं तो उसका नाम काट देंगे, उसका भविष्य ख़राब हो जाएगा, और अगर हम बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे तो बिजली काट देंगे, हम गर्मी में मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में मैंने अपनी पत्नी का गहना बेचा और हमने बिल और फीस जमा किया। अब उस व्यक्ति की सोचिए व्यथा, क्या सरकार सिर्फ इसलिए है कि टैक्स लगाए और मौज करे? मैं तो सरकार से ये कहता हूँ कि जब आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास में कुछ है ही नहीं, तो आप सीधे सीधे टैक्स माफ़ कर दीजिए, सारे टैक्स छोड़ दीजिए, जनता अपने हिसाब से अपना देख लेगी। आप टैक्स के मामले में ही तो टैक्स लूट रहे हैं, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। आप देखिए ना, 2014 में कितना % सेंट्रल एक्साइज था पेट्रोलियम पे, और आज कितना % है? बेहिसाब 20% सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाया है। अगर ये टैक्स घटा दे सरकार तो भी काफ़ी राहत मिलेगी। मैं तो मांग करता हूँ कि पेट्रोल, डीजल और ये सारी चीज़ों को GST के दायरे में ला दीजिए, ऑटोमेटिक पेट्रोलियम के दाम कम हो जाएंगे और जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद। तो ये वैभव जी थे, और कांग्रेस को ये नेता हैं, और ये भी बहुत ज़मीनी किसान के भी अपने बेटा कहते हैं अपने आप को, जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ बकेट। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।